पहले का कुछ रिवाइज करना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में बताया था कि प्राथमिक शिक्षा को लेकर हमने बातचीत की थी कि प्राथमिक शिक्षा में हमने काफ़ी सारी बातें की थी कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चा कैसे क्या करता है, कितना सारी चीज़ें कितनी सारी चीज़ें वो सीखता है आगे जाकर, और पेरेंट्स से बच्चों के साथ सीखता है वो। और इसी के साथ हम बात करते हैं, जैसे कि माही जी ने अभी बताया कि माध्यमिक शिक्षा को लेकर है, तो मेरा जो है टॉपिक था माध्यमिक शिक्षा की माध्यमिक शिक्षा क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा ये जो होती है जो 14 से 18 साल तक के बच्चों के बीच के होता है, इसमें ही होता है ये। इसमें हम बात करें कि 3 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं इनकी जो शिक्षा होती है प्राथमिक शिक्षा को लेकर होता है, और इसके साथ साथ इनकी जो पढ़ाई होती है ये फ्री होती है, मुफ्त होती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये होता है कि 1989 में शिक्षा को बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बुनियादी माना गया है, और प्राथमिक शिक्षा स्वतंत्र और अनिवार्य होना चाहिए, जबकि सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न रूपों को हर एक बच्चे के लिए उपलब्ध और सुलभ होना चाहिए। यूँ कहें कि हम प्राथमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा के बीच जो मध्य शिक्षा आती है वो माध्यमिक शिक्षा कहलाती है, होती है। और हम शिक्षा क्या है, कैसे होता है, और कैसे ये मतलब आगे हुआ, ये तो हम जानती हैं कि सरकार डिजिटल इंडिया हो रहा है, और डिजिटल है। और आजकल जो क्लासेस चल रही है, लास्ट टाइम भी हम ये बात कर चुके हैं कि आजकल जो क्लासेस हो रही है पूरा ऑनलाइन हो रहा है। अगर डिजिटल नहीं होता तो मेरे ख्याल से शिक्षा अधूरी रह जाती और बच्चे पढ़ नहीं पाते अगर डिजिटल नहीं होता, ऑनलाइन अगर नहीं पढ़ाते तो। वैसे देखा जाए ये बहुत अच्छा है। अगर वैसे कहा जाए ना कि एक बच्चा अगर घर में शिक्षित हो तो वो पूरे घर का विकास करता है, यानी कि पूरे घर को पढ़ा सकता है अगर घर का एक बच्चा शिक्षित हो तो। और समझो अगर एक बच्चा पूरे एक परिवार मतलब आगे प्रोग्रेस करेंगे और विकास होगा जिनका सबका। हाँ, जैसा कि भी था कि माध्यमिक शिक्षा हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है काफी डिजिटल होती जा रही है, और हाँ, और हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है इस पे अब हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है उस पर काम वो कर रही है, लेकिन इसमें जो सुधार आ रहे हैं वो काफी कम गति से आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इस पे काफी अच्छा सुधार होगा और काफी अच्छा इसमें देखने को मिलेगा भी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी जो कि नौवीं कक्षा के तक छात्रों को काम करने के बारे में ही सकारात्मक बात होती है। सकारात्मक बातें होती है कि अब जैसे कि 9th क्लास का बच्चा है वो 10th की बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो उसमें कैसे क्या होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही माध्यमिक शिक्षा। पता है क्या, जब बच्चा 9th क्लास में होता है ना तो 9th क्लास से उसको ये बोला जाता है कि अगले साल हमारा बोर्ड है, तो तुम अभी से ही उस चीज को अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से पढ़ लो उस चीज को। जी हाँ, तो बिल्कुल ऐसे होता है कि बच्चा अभी 9th क्लास में है तो उसको एक साल पहले मतलब 10th क्लास में जाने वाला है, तो अभी से उसको प्रेशराइज किया जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि आप बड़े स्कूल में जा रहे हो, बड़ी क्लास में जा रहे हो, माध्यमिक शिक्षा में आप एंट्री कर चुके हो, क्योंकि बच्चे की जो माध्यमिक शिक्षा होती है माही जी वो 9th क्लास से शुरू हो जाती है, क्योंकि 8वीं तक तो बच्चा फर्स्ट टू 8th क्लास तक वो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, और उसके साथ साथ ही 9th टू 12th वो माध्यमिक शिक्षा के अंदर आ जाता है। हाँ जी, और इसके साथ साथ देखते हैं कि अब ये भी ना एक बच्चों को लालच दिया जाता है, फिर उस वक्त तो आराम ही आराम है। हाँ। फिर 12th कर लो फिर उसके बाद आराम ही आराम है, लेकिन बच्चा ये दुविधा में रहता है कि भाई आराम कब आएगा। कभी 10th को बोलते हैं, कभी 12th को बोलते हैं, कभी फिर ग्रेजुएशन को बोलते हैं। तो ये मतलब निरंतर बोला जाता है, उनको लालच दिया जाता है कि तुम अभी मेहनत कर लो फिर आगे तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, 10th में भी अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, 12th में भी अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। वो इसलिए राधिका दी क्योंकि जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म भरने जाते हैं तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट मांगी जाती है, फिर उसके बाद 12th की मार्कशीट मांगी जाती है। तो वो मार्क्स वहाँ पे कहीं ना कहीं काम आते हैं अगर अच्छे से मेहनत कर ली जाती है तो। जी बिल्कुल। और वैसे भी ये बोला जाता है कि मैं आपको बता दूं, जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरी सिस्टर ना मुझ पर काफी ज्यादा बर्डन कर डालती थी, कहती थी 10th क्लास में जाने वाली है, तू पढ़ ले, क्योंकि बड़ी थी ना, बड़ी बहनों को हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स भी ना बड़ों का ही वो साथ देते हैं कि इसलिए। और जैसे हम 10th क्लास में आए, 10th क्लास में ये होता है कि बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल आपने सही का स्टार्ट हो जाती है। हाँ। और बोर्ड की जो परीक्षा आती है बच्चों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है
कि बच्चे काफी इसमें ना बहुत सारे बच्चे तो टेंस हो जाते हैं कि यार बोर्ड की परीक्षा है, कैसे क्या करें, तैयारी कैसे होगी, हम कैसे क्या करेंगे, और हम आगे जब 11th और 12th में जाएंगे तो हम आगे कैसे क्या करेंगे। बट मैं इतना बोलना चाहूंगी कि बोर्ड की परीक्षा इतनी हार्ड नहीं होती। इसके साथ साथ हाँ, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बोर्ड का वो पढ़ाई तो करते नहीं है, कुछ मतलब घूमने में, स्कूल बंक करने में आज ज़्यादा टाइम वैसे निकाल देते हैं। उनके मतलब जो बच्चे ऐसे बंक करते हैं उनके माइंड में ये होता है ना कि वो स्कूल बंक नकल करें, ये बोर्ड कहते हैं कि यार एग्जाम ही तो है, नॉर्मल सा एग्जाम है, हम हैंडल कर लेंगे। हाँ, कुछ बच्चे इस चीज को सीरियस और कुछ बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, जो उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। नॉर्मल होके शुरू से लेके लास्ट तक का पूरा पढ़ो अच्छे से, तो एग्जाम फिर इजी हो जाता है। आप ऐसे होते हैं बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ रहे हो किसी चीज को, तो वो आपके मतलब मानसिक स्थिति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और एक कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में चले जाते हो अगर आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हो एग्जाम का। जी बिल्कुल। अभी मैं यहाँ बात हुई थी नकल को लेकर, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगी। स्टोरी किसी क्या, वो मेरी खुद की है। जब मैं मुझे याद है कि जब मैं 10th क्लास में थी, मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, मेरी उसका नाम मैं नहीं लूंगी, पता चला अगर वो वीडियो देख रही होगी तो मेरे घर पे आके लठ लेके मुझे बजा के चली नहीं। तो वो भी सुन रही होगी, तो बहन देख ले, अब तेरी बात चल रही है। जब हम दोनों 10th में थे, काफी हम अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो हमारा ना 10th का एग्जाम था वो जी। तो हमारा जो ज्योग्राफी का एग्जाम था, पहला एग्जाम हमारा ज्योग्राफी का ही था। वो मैं ना क्लासरूम में बैठ के स्टडी आके बोलती है, राधिका नकल है ना, नकल जिंदाबाद है, ऐसे बोलती है, नकल जिंदाबाद है, हम उसी से पढ़ लेंगे। अच्छा। मैं कहा यार तू नकल के भरोसे क्यों बैठी है, तुझे पता है ना बोर्ड का एग्जाम है, इसमें कितनी ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। और भी बहुत कुछ कहती यार तू ना पढ़ती रह, तू रट्टू तोता बन, मैं तो आराम से फर्रे लेके आऊंगी और फर्रे से ही मतलब पास होंगी, मैं तुझे करके दिखाऊंगी। मुझे एक बात समझ में बनाने में इतना दिमाग लगाते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला यही आएगा क्वेश्चन, कैसे। बट वो इतनी चालाक लड़की थी, मैं क्या बताऊँ, वो फर्रे, उसने बोला कि मैंने भी क्वेश्चन मैंने उससे पूछा यार तू तो लिखने में टाइम वेस्ट करेगी, कैसे क्या करेगी, तो उसने मुझे बोला तू पागल है क्या, आजकल लिखता बुक शॉप पे चले जाओ भाई, कल मुझे इसका एग्जाम है, आज की आप मुझे कुंजी दे दो। छोटी मोटी जो गाइड आती थी, कुंजिया पहले हम बोलते थे, तो उसने ज्योग्राफी की नेक्स्ट डे वो कुंजी लेके आ गई। और हमारा एग्जाम था, हम सब रोल नंबर वाइज बैठे, जैसे हमारा आधा घंटा बीता, उसने तो कुछ 3-4 क्वेश्चन उसने धड़ धड़ देख के कर भी लिए। और जब बात आती है ना, जब धड़कनें कब तेज कब होती है बच्चों की, जब चेकिंग करने वाले आ जाते हैं, जब प्रिंसिपल के साथ टीचर्स काफी सारे आ जाते हैं। हाँ, और वो तो आके पूरा ऐसा नहीं कि वो बस क्लास में से घूम के जा रहे हैं, नहीं, उनके साथ जो बहुत सारे टीचर होते हैं, वो एक एक बच्चे को स्टैंड अप करके पूरा चेयर वेयर पूरा अच्छे से जी हाँ चेकअप बिल्कुल करते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हमारे तो प्रिंसिपल, हमारा तो गर्ल्स स्कूल था तो लेडीज टीचर ज्यादा थी, और हमारे जो प्रिंसिपल थे वो सर थे, तो वो एक को ना प्रॉपरली चेक कर रहे थे। 8-9 टीचर्स इकट्ठे आए थे। हाँ। तो जब उसको लगा कि भाई मैम एक को चेक करे, उसने क्या किया, वो जो उसकी जो कुंजी थी उसने ना मेरे डेस्क के नीचे फेंक दी, और मैं इतनी घबरा गई, मुझे खुद को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। उसने मेरे डेस्क के नीचे कुंजी फेंक दी। ये ऐसी दोस्ती आपको पता है। तो मैंने उस दिन क्या किया, मैंने जो भी मेरे माइंड में जो भी लगा कि हाँ भाई अब ऐसा हो गया, क्या करना चाहिए, जो मुझे सही लगा मैंने सर को बोल दिया, सर ये लड़की कुंजी लेके आई, इसने मेरे डेस्क के नीचे फेंक दिया। मैंने भी अपनी फ्रेंड को फंसा दिया, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता उसने छोड़ा नहीं था। तो सर ने क्या किया, उसकी तो पहले पूरी तलाशी ली गई, फिर उसके बाद उसका पेपर कैंसिल कर दिया। लेकिन उसका पेपर ये था कि बहुत लक उसका साथ दे दिया कि वो उसका पेपर पूरा कैंसिल नहीं किया सर ने। 1 घंटे तक उसका जो पेपर था उन्होंने 1 घंटे तक अपने पास रखा, फिर 1 घंटे बाद उसको उन्होंने दे दिया। लेकिन उसको ना इस बात का बहुत बड़ा अफसोस था कि नकल किया, तो मैं मतलब गलती उसकी भी थी कि उसने मुझसे लड़ाई नहीं की कि राधिका तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि गलती थी उसकी। तो उसने उस दिन से ये इतना बड़ा सबक सीखा कि यार आज के बाद मैं कभी भी फर्रे लेकर नहीं जाऊंगी, और मैं हमेशा तैयारी के साथ जाऊंगी। और उसने प्रॉमिस किया, और आज वो बीएड की लास्ट ईयर में है वो आज, और बहुत उसने आज तक कभी नकल नहीं की। और इसके साथ साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूंगी, जब बच्चों का बोर्ड की एग्जाम आते हैं माध्यमिक शिक्षा में, तो पेरेंट्स बच्चों पे ज्यादा दबाव ना डालें, ताकि वो अगर पेरेंट्स अगर बच्चों पे ज्यादा दबाव डालते हैं तो बच्चे भी कहीं ना कहीं
डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, यार क्या ये पेरेंट्स इतना दबाव डाल रहे हैं पढ़ने का। माना कि बोर्ड के एग्जाम है, आ रहे हैं पेपर, एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपने साथ साथ सुनी हो 10th क्लास की थी बोर्ड का, बिहार का वो एक लड़का था जिसके 10th में मार्क्स कम आए, और मार्क्स कम आने पे वो इतना डिप्रेस्ड हो गया इस चीज को लेके, शायद उसको प्रेशर था, सोसाइटी का प्रेशर था, पेरेंट्स का प्रेशर था, तो इसको लेके उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। शायद आपने न्यूज़ सुनी हो। जी बिल्कुल, हाँ ऐसा अभी मतलब बिहार में में, हाँ ये बिहार में नहीं, असल में ना दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, अब होते भी हैं अभी भी। क्योंकि जब मैं 12th में थी तो हमारी 12th का एग्जाम ही चल रहा था, तो मेरी क्लासमेट थी, नाम गुप्त है उसका, तो उसने इंग्लिश का, उसका एक एग्जाम इंग्लिश का खराब क्या चला गया, उसने सुसाइड कर लिया। आप बिलीव नहीं करो भाई, एक इंग्लिश का एग्जाम ही तो था, सुसाइड करने वाली कौन सी बात थी। और बहुत सारी मतलब बच्चे इतने ज्यादा हाँ सीरियस ले लेते हैं। मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि बच्चों के लिए मतलब क्या है ना कि वो बोर्ड के एग्जाम को ना ज्यादा वैसे टेंस से ना करे, मतलब हंसी मजाक से करे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम क्या है, बच्चों के लिए छुट्टी भर के लिए होता है। बस मतलब स्टार्टिंग से क्या होता है कि बच्चों के मन में बैठा दिया जाता है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करो, बच्चों को शुरू से डरा दिया जाता है। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि हमने भी बोर्ड के एग्जाम दे रखे हैं, तो बहुत ही ज्यादा आसान और इजी होता है, बस अपने आप पर भरोसा रखना होता है और कुछ नहीं। और हाँ, जब बच्चा बोर्ड का एग्जाम दे रहा होता है, अगर वो जाने की तैयारी कर रहा है, अगर 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया, अगर वो बच्चा चाहे या कॉमर्स या आर्ट्स कुछ लेना चाहता है, अगर उसको किसी भी सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आ जाते हैं, बच्चे का ड्रीम था कि वो साइंस लेके डॉक्टर बने या साइंटिस्ट बने, लेकिन हाँ अगर उसके किसी कारण उसका नंबर अगर कम आ जाते हैं किसी बच्चे का, तो वो निराश ना हो, क्योंकि मैं इतना बोलूंगी कि हमेशा बच्चों को ना 2 चीजों का चयन हमेशा करके चलना चाहिए। अगर वो साइंस नहीं ले पा रहा तो कॉमर्स ले लो, अगर वो डॉक्टर नहीं तो कम से कम कॉमर्स लेके करेगा तो सी की पोस्ट तो निकाल ही सकता है। अगर 2 चीजें लेके 2 चीजों का चयन करके चलेगा ना, तो उसका आगे का जो फ्यूचर, जो भविष्य होगा, वो मतलब खराब अंधकार में नहीं जाएगा। और इसी के साथ साथ ये होता है अच्छा, मैं यहाँ पे सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, मैं एक बात और बताना, ऐसा होता है कि जब बच्चे एग्जाम देते हैं, है ना, जैसे कि 12th के एग्जाम दिए, 12th के एग्जाम के बाद होता है कि वो ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, तो फिर नहीं सॉरी 10th के बाद 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद ना उनको हम बोलते हैं कि तुम साइंस ले लो और तुम ये मतलब कॉमर्स ले लो, इस टाइप का तुम मतलब सब्जेक्ट चूज जो पेरेंट्स करवाते हैं, पैसे डालते हैं, नहीं तुम ये लो, तुम्हें आगे पढ़ के तुम्हें ये अपना करियर सेट करना है और तुम्हें करियर में ये चीज चूज करनी है, तुम्हें अकाउंटेंट बनना है या फिर तुम्हें आईपीएस बनना है या फिर तुम्हें साइंटिस्ट बनना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 10th में प्रेशर साइड से क्लियर हो जाते हैं और मेरे ख्याल से मार्क्स भी अच्छे ले आते हैं, लेकिन वो 12th में इस चीज को पढ़ने की हालत में नहीं होते, और वो फिर आगे क्या होता है कि उस चीज को वो हैंडल नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं। तो जो बच्चों को मन करता है उनको वो लेने दीजिए, क्योंकि बच्चे को अपनी क्वालिटी का पता होता है कि मैं किस चीज में बेटर हूँ, है ना। ये बहुत ज्यादा बेटर है कि बच्चे अपनी मन मर्जी से सब्जेक्ट चूज करें 10th के बाद 12th में, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बच्चे को प्रेशर में आके पढ़ना पड़ता है, जिससे उसके मार्क्स कम आते हैं या फिर वो फेल भी हो सकता है। हाँ, इस साथ में बात करना चाहूंगी, भारत में जो माध्यमिक जो शिक्षा है उसमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये कई प्रकार की होती है, जैसे कि होता है कि छात्र शिक्षक अनुपात का संतुलन ना होना। इसका ये मतलब है कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर छात्रों के अनुपात में टीचर नहीं है, और टीचर ना होने के कारण बच्चों की एजुकेशन पे काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अगर टीचर है भी तो गेस्ट टीचर के रूप में, जो कि अनट्रेंड है, और जिससे कि बच्चों पर काफी ज्यादा मतलब उनकी पढ़ाई बहुत ज्यादा नुकसान हो रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो दूसरे अन्य क्षेत्रों से पीछे रह जाते हैं। इसका कारण ये भी है कि पारिवारिक कलह हो जाता है, धार्मिक अवधारणाएं जो शिक्षा के विकास में को पीछे करने के कारण बन जाते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। और जैसा कि ये होता है कि विषयवार शिक्षाओं का अभाव, कि जैसा कि इसमें ये है कि अगर हमारे पास ज्योग्राफी की या हिस्ट्री के 8 सेक्शन है, जो टीचर्स होते हैं वो 5 या 3 क्यों होते हैं, इससे भी ये प्रभाव पड़ता है कि हर एक विषय पर अगर 8 सेक्शंस बनाए गए हैं स्कूलों में, तो 8
विषय के टीचर्स भी होने चाहिए। अगर हमारी एक क्लास में 8 पीरियड्स लग रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, प्रॉपर पूरे एक क्लासरूम के लिए एक टीचर होना चाहिए, प्रॉपर टीचर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई हो और उनका जो सिलेबस है, जो चैप्टर एक दिन में खत्म होना चाहिए, 2 दिन में खत्म होना चाहिए, वो एक हफ्ता ना जाए, लंबा ना खींचे। और भी होता है। और भारत में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर विभिन्न विषयों के शिक्षक नहीं है। इसके कारण भी बच्चों की पढ़ाई में काफी ज्यादा कमी आ रही है और बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे हैं। एग्जाम्पल भी है कि दिल्ली एनसीआर में ऐसी कई सारी जगह हैं जहाँ पर विषय के आधार पर टीचर्स नहीं हैं। अब आते हैं हम पुस्तकालय की दयनीय स्थिति। पुस्तकालय की दयनीय स्थिति ये होती है कि स्कूलों में या किसी कारणवश कोई बच्चा अगर गरीब हो, कोई अपनी पुस्तक नहीं ले पाता है पढ़ने के लिए, अगर वो बोर्ड के एग्जाम में या माध्यमिक शिक्षा में उसमें एंट्री कर लिए, वो नहीं दे पा रहे, तो अगर वो एक उसका मात्र सहारा होता है ना, स्कूल के अंदर जो लाइब्रेरी बनी है, हाँ, उसका एक मात्र सहारा होता है कि वो, हाँ, लाइब्रेरी में जाके कम से कम उसके पास वो बुक, अगर उसके पास नहीं है तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ सके। बट ऐसा क्या होता है कि लाइब्रेरी में भी कभी कभार हो जाते हैं कि बुक्स नहीं होती है उनके पास, बच्चों के पास प्रॉपर, और वो नहीं पढ़ पाते हैं। और बुक्स होती है ना, ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी सिर्फ नाम मात्र रहती है स्कूलों में। जी हाँ, बच्चे उसका मतलब फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि बुक्स ही नहीं वहाँ पे अरेंज होती। हाँ, अगर बुक्स होती भी है ना तो वो अलमारी में लॉक होती है, और लॉक होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। उनको प्रॉपर जो बुक्स का जो फायदा लेना होता है उनको नहीं मिल पाता है लाइब्रेरी में भी। हाँ, स्कूलों को इस चीज पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि कुछ बच्चे अगर बुक्स अरेंज नहीं कर पा रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर या कोई भी प्रॉब्लम है उनको, तो स्कूलों को इस चीज को सुधार करना चाहिए। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी अपनी अच्छे से मेंटेन करे और वहाँ पे एक किसी पर्सन को हमेशा बैठा के रखें ताकि वो बच्चों को बुक्स दे, और हो सके तो वहाँ पे डेस्क और टेबल भी लगाएं ताकि बच्चा वहीं पे आराम से बैठ के पढ़ाई कर सके। अभी जब हम लोग, मेरी सिस्टर बताती है, वो अभी 11th क्लास में 12th में गई है, तो उसने मुझे बताया था एक बार कि राधे देख, ऐसी बात है कि हम लाइब्रेरी में तो जाते तो है लेकिन वहाँ पे बुक्स नहीं होती हैं। हाँ। बुक्स होती तो है लेकिन हमारी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। मैगजीन्स रखी हुई है लाइब्रेरीज में, जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं हाँ, वो है, और सिलेबस को लेकर, हाँ, सिलेबस को लेकर कोई भी बुक्स नहीं है। जी। अब आते हैं जैसे कि परीक्षाओं का दबाव, जैसा कि हमने बात की थी, बच्चों पे परीक्षाओं का दबाव काफी ज्यादा होता है। हाँ। भारत में परीक्षाओं में बोर्ड के एग्जाम के डर से ही कहानियां बहुत सारी सुनने को मिल जाती है अक्सर न्यूज में। वैसे भी हमारे जहाँ आस पड़ोस में काफी सारी खबरें सुनने को मिल जाती है कि अब बोर्ड के एग्जाम में बच्चा फेल हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया, या घर छोड़ के चला गया, डिप्रेशन में चला गया, छत से छलांग लगा ली। बट बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसा वो ना करे, क्योंकि जिंदगी जो मिली है उसको अच्छे से जिए। और क्या हुआ, अगर आप एक बार फेल भी तो हुए है ना, जिंदगी हमें दोबारा मौका देती है, हम उस पे हम दोबारा खड़े हो सकते हैं और दोबारा हम चल भी सकते हैं। कहना कि सफल कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। हाँ, अच्छा राधिका जी सुनो, मैं बताती हूँ एक बात। जैसे कि अगर बच्चा इतनी कम एज में डिप्रेशन में चला जाए और उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए, तो क्या होगा कि क्या हम ऐसे डिप्रेशन वाले बच्चों के साथ क्या हम सशक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि इतनी कम एज में ही बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है और वो आगे सोचने के लायक ही नहीं रहा कि उसे आगे करना क्या है, क्या बनना है, क्या पढ़ना है। तो में नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल होके पढ़े और जितना हो सके एंटरटेनमेंट होके पढ़े, क्योंकि जब हंसी खुशी कोई चीज को हम याद करते हैं या पढ़ते हैं तो वो जल्दी हमारे माइंड में सेटअप होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देखते हैं तो वो मूवी कैसे सबको याद रहती है, एक सॉन्ग जो वहाँ पे गाया जाता है उसका आप कोई भी बोल पूछ लो, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था, पूरी स्टोरी एकदम फटाफट बच्चा बता देगा। हाँ। तो अगर हम एजुकेशन को भी वैसे ही रिलेट करके पढ़ाएं, एंटरटेन करके पढ़ाएं, दिखा के पढ़ाएं और साथ में प्रयोग करके पढ़ाएं, तो बच्चों को जल्दी वो चीजें याद होंगी और वो माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये चीज ऐसे है और ये चीज ऐसे है। फिर वो मेरे ख्याल से बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और अगर सीरियस होके पढ़ते रहेंगे, बहुत ज्यादा सीरियस होके पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चले जाएंगे पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर फ्रीली होके पढ़ेंगे तो डिप्रेशन में जाने की कम संभावना रहेगी। लगा के पढ़ो, डिप्रेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल।
इसके साथ या तो कोचिंग सेंटर पर बढ़ती निर्भरता। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह या बोर्ड्स के क्या और भी कोई एग्जाम्स आते हैं तो बच्चे कोचिंग की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। हाँ। और कोचिंग में जाके अपना सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। वहाँ टीचर ट्यूशन ट्यूटर से हेल्प लेते हैं हर एक चीज को। अगर उनको किसी मैथ का सवाल समझ में नहीं आया तो कोचिंग में जाके सब कुछ करते हैं, जिससे कि उनका जो बोर्ड का एग्जाम होता है काफी इजीली हल हो जाता है, निकल जाते हैं और वो काफी अच्छा नंबर ले आते हैं। और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं बच्चे। कोचिंग में जाता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि हाँ भाई मैं तो कोचिंग कर रहा हूँ और मैं जो मेरा बोर्ड का जो एग्जाम होगा मैं बहुत उसको अच्छे से क्लियर कर जाऊंगा। हाँ अच्छा भाई एक मिनट, स्कूलों में भी वही टीचर होते हैं, कोचिंग सेंटर में भी वही टीचर होते हैं, फिर स्कूल में इतना अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाते कि कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत पड़ती है बच्चों को? इतना अच्छे से स्कूल में ही पढ़ाया जाए ना, ताकि बच्चों को कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत ही ना पड़े। जो मार्क्स वो कोचिंग सेंटर जाके ला रहा है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा है, कोचिंग सेंटर में पढ़ाने की कोशिश भी अच्छे से की जा रही है कि बच्चे का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए उसे, या एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए उसे, सारा कुछ कवर अप करना है बच्चे को। तो ऐसी मेहनत टीचर स्कूल में क्यों नहीं करते, या फिर ऐसे टीचर स्कूल में क्यों नहीं हायर किए जाते जो बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स और अच्छे से सिर्फ शिक्षा लर्निंग मतलब सिखाने के लिए पढ़ाएं, ना कि बस हाँ भाई पढ़ना है, बस इस प्रेशर में पढ़ाएं कि हाँ चलो ठीक है सिलेबस 10th कंप्लीट करनी है, बस इतने मार्क्स लाने हैं बस। लेकिन उस चीज को अगर मतलब डू एंड लर्न वाला प्रोसेस करेंगे ना कि करके सीखो, तो वो जल्दी बच्चे सीखेंगे और फिर मार्क्स भी मेरे ख्याल से अच्छे ही आएंगे। हाँ बिल्कुल। और बच्चा इसलिए भी ट्यूशन हायर कर लेता है कभी कभार कि चलो स्कूल में किसी नहीं पढ़ पा रहे या कुछ समझ में उसको कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, क्योंकि वो सोचता है कि अरे आज मुझे मैथ का सवाल समझ में नहीं आया, साइंस या ज्योग्राफी या कोई सा क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, वो सोचते हैं अगले दिन का वेट क्यों करें। हाँ, अगर फिर भी उनको समझ में नहीं आता तो अगले दिन बच्चा दोबारा पूछता ही है, वो टीचर से समझता ही। ऐसा नहीं कि स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है। हाँ। अक्सर गवर्नमेंट हो स्कूल, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, बच्चों को प्रॉपर शिक्षा दी जाती है और टीचर्स पूरी मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर कि बच्चे पढ़े। लेकिन हम एक तरफा तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि टीचर्स जब इतनी मेहनत करते हैं तो हाँ बच्चे भी करते ही हैं मेहनत, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भी लापरवाही करते हैं। हाँ बिल्कुल। दोनों हम ये नहीं कह रहे कि टीचर ही गलत है, टीचर गलत नहीं है, कहीं ना कहीं वो बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे ही कुछ ऐसे लापरवाही कर देते हैं कि वो एंजॉय में निकाल देते हैं पूरा ईयर और लास्ट मोमेंट पे पढ़ने बैठते हैं कि हाँ अब हमें पास होना है। जी बिल्कुल। और वैसे भी प्राइवेट स्कूल सब तो था कि सकारात्मक प्रभाव थे। अब मैं कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जी बताइए। तो हमें हमारे दर्शकों को सब पता होना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी, कि सारी जानकारी उन्हें होनी चाहिए अच्छे से। तो आप बताइए। जैसा कि था कि प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, अभी तो कि कोविड-19 इतना महामारी फैली हुई है, तो जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जो पेरेंट्स है, बच्चों के जो पेरेंट्स है, वो अपने जो बच्चों की फीस है वो पे करने में काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक घटना है 2-3 साल पहले की है कि एक बच्चा था, वो प्राइवेट स्कूल का ही था, मतलब कि उस स्कूल में पढ़ाई तो बहुत अच्छी की जाती, लेकिन उस बच्चे के जो पेरेंट्स थे ना, वो उस बच्चे की जो फीस 1-2 महीने की रह गई थी, जब कोई भी महामारी नहीं थी। और उस समय क्या हुआ, उस बच्चे को स्कूल में तो एंट्री दे दी, बट क्लासरूम में जैसे वो बच्चा गया, वहाँ की जो टीचर थी उसने उस बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकालने के साथ साथ उसने स्कूल के बाहर उसको निकाल दिया, जबकि इतनी गर्मी, इतनी धूप में बच्चा सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक वो स्कूल के बाहर ही खड़ा रहा, बैठा रहा। इतनी गर्मी, इतनी तपती जो गर्मी क्या है ना, बहुत ही ज्यादा, उसमें बच्चा वो बैठा रहा। तो बताए क्या टीचर्स को या पूरे स्कूल को ऐसा करना चाहिए कि अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे आ रहे हैं किसी कारण, तो बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, स्कूल का स्टाफ बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो बच्चों की जो मानसिकता है उस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। मतलब वो कहाँ तक जाएगा, वो सोचेगा कि यार जब स्कूल में ऐसा हो रहा है तो घर पे क्या होगा। तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि आप बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। अगर आपकी कुछ भी बातचीत जो भी होती है वो आप गेट टुगेदर करें, बच्चों के पेरेंट्स के साथ बात करें कि हाँ अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है फीस को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो पेरेंट्स से बात करें, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, उनको ऐसी सजा ना दे जिससे कि वो इन फ्यूचर या कभी भी उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सके। ये जिन टीचर की आपने बात बताई है
क्योंकि जो फीस का मैटर होता है वो हमें हमेशा पेरेंट्स के साथ ही डिस्कशन करना चाहिए, बच्चों से कभी नहीं बोलना चाहिए इस चीज को लेके। और दूसरा है कि जैसे बच्चों के आजकल ग्रेड का सिस्टम चल रहा है, तो बच्चों के साथ सिर्फ ग्रेड सिस्टम ही शेयर करें, लेकिन उनके पेरेंट्स के साथ आप नंबर्स का बताएं कि आपके बच्चे को कहाँ पे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, और क्यों आपके बच्चे के ग्रेड अगर पहले प्लस में थे अभी माइनस में कैसे आ रहे हैं, कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो सब आप उनके पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसा होना चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि भी है कि कोविड-19 ज़्यादा फैल रही, तो ये हो गया कि ऑनलाइन शिक्षा कराई जा रही है, चाहे बच्चा प्राथमिक शिक्षा को या माध्यमिक शिक्षा को ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई ज़्यादा बुरा प्रभाव। तो इसी के साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है हम बच्चों की शिक्षा को लेकर। जी तो चलिए हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करके हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ। और शिक्षा बाय, थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों ने हमें इतने प्यार से सुना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आपको कुछ भी आपको सुझाव देने हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में तो आप सुझाव दे ही सकते हैं। हाँ, हमारी ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। और हमारे साथ कल भी जुड़िए, कल मेरा प्रोग्राम आएगा आओ हिंसा रोके, और वहाँ पे मैं पूरा आपको विस्तार से एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।